हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स जेई। आज हम लोग फिर से टॉपिक मेनिया सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे देखा गया है कि पिछले साल जेई मेंस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए, एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं और इससे आने वाले क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि ना छूटे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये बेंजीन और बेंजीनाइड कॉम्प्लेक्सेस में ही देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें या तो बेंजीन रिंग हो या बेंजीन रिंग रखे हुए बहुत बड़ा सा कंपाउंड हो, एक दो रिंग लगा हुआ हो आसपास, ऐसा करके हम लोग देखेंगे। तो बेंजीन एंड बेंजीनाइड्स कंपाउंड में ही ये सारे रिएक्शंस देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है कि ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेंजीन और उसके जैसे कंपाउंड्स के लिए। ये जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर ऐसे देखने में लगता है कि ये पाई बॉन्ड है, मैंने ये हाइड्रोजन लगाया है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन है, मैंने पर्पसफुली ऊपर हाइड्रोजन लगाया है। तो बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड जो है वो बाकी पाई बॉन्ड, नॉर्मल पाई बॉन्ड से थोड़ा सा अनयूजुअल होता है। ये बात हम लोग जानते हैं क्योंकि बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है ये अल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अल्कीन्स का। अल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन शो नहीं करता है। इसके पीछे का भी रीजन थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इसके पीछे रीजन ये है कि दिस रिंग इज हाईली एरोमेटिक। दिस रिंग इज हाईली एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं और इस वजह से उस पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी। तो इस वजह से ये नॉर्मल अल्कीन जैसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा तो इसी वजह से ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज भी नहीं कर सकता है। तो सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा या नहीं करेगा, स्टेटमेंट में या फिर किसी तरीके से। फैक्ट ये है कि ये बेंजीन जो होता है या ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते हैं। इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें न्यूक्लियोफाइल एक बाहर से आता था, दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देता था। सेम उसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आएगा और इलेक्ट्रोफाइल आके किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को जो अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है उसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आइए हम लोग आज देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं या किस तरीके से जनरली ये बेंजीन या बेंजीन कंटेनिंग रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यही हमारे पास बेंजीन है। हमने बोला कि ये बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं, इनके पास उतनी पावर नहीं होती है या ये इतने न्यूक्लियोफिलिक नहीं होते हैं। आखिरकार जब इलेक्ट्रॉन्स इनके डीलोकलाइज्ड हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, तो इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है काफ़ी कम होती है ना। ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल को अपने पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक करके वापस नहीं बुला पाते हैं। इसलिए क्या करना होता है कि जब कभी भी बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स का के ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, खासकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ही इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डोमिनेट कर जाती है और एक तरीके से बहुत कम एफर्ट से ही इलेक्ट्रोफाइल इनके पास आ जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे आखिरकार होता कैसे है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते कैसे हैं और इनका मैकेनिज्म को भी हम लोग समझते हैं। तो जब कभी भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे रिएजेंट से ट्रीट कर दिया जाए जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी हो और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी हो, मैं ऐसे समझने के लिए प्लस और माइनस आपको दिखा दिया, ठीक बात है, ओके। और ये
एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के प्रेजेंस में ही ये सारा इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सारे यूज किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ाई जा सके। क्लियर है ये बात? ओके। जब ये इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसके बाद होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड पोलराइज होके और इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अटैच कर लेते हैं अपने आप से। तो ये बनता है कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाई बॉन्ड किसी एक, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे तो गया होगा, किसी एक कार्बन पे, मान लेते हैं ऊपर वाले कार्बन पे गया है, तो ऊपर वाले कार्बन पे गया है, जहां से पाई बॉन्ड टूटा होगा वहां पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, उसी नेगेटिव चार्ज से जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है। और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पहले से ही था। हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे है, वहां पर्पसफुली मैं दिखा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी आगे चल के। ओके, तो यहाँ पे ये कंपाउंड की एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है, एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है। तो आप पूछ सकते हैं कि पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक था, हाईली स्टेबल था, तो इसको क्या जरूरत थी ये काम करने की? नो डाउट कि ये स्टेप बहुत ही स्लो होगा, इसलिए यही आरडीएस स्टेप होगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, ये स्टेप बहुत स्लो होगा, नो डाउट। लेकिन जब कभी भी हम लोग ऐसे रिएक्शंस करवाते हैं, ऐसा पाया जाता है कि अगर किसी स्टेप में एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है तो बाय एंड ऑफ द रिएक्शन एरोमेटिसिटी वापस गेन होके ही रहेगा। तो यहां तक देखने में लग रहा है कि दिस रिएक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, पर ऐसी बात नहीं है। पूरा प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो कोई एक स्टेप नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है तो चलेगा, है ना। आप फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं ये सारी चीजें। तो ये यहां से जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा और यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट होगा, ये चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा इसको हम लोग समझते हैं। ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये कोई कार्बोकैटायन नहीं है, ये इस पूरे रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, और इसको हम लोग बोलते हैं अरीनियम कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं थ्री विलेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं वो भी अभी समझेंगे। थ्री विलेंट कॉम्प्लेक्स, ये सारा नाम होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या कार्बोकैटायन होता है, कार्बोनान होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, एटसेट्रा। तो दिस इज नॉट कार्बोकैटायन, दिस इज अरीनियम कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको कार्बोकैटायन हम लोग नहीं बोलेंगे। एंड ये कार्बोकैटायन भले ही एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये फिर भी हाईली स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो वो अपने आप में है, दूसरा अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो दूसरा बन जाएगा, देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये और ये ई और एच, ठीक है। तीसरा और बन सकता है, यही पाई बॉन्ड फिर शिफ्ट होगा, तो यहां पाई बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज और ई और एच। तो 1, 2 और 3, ये 3 हाईली स्टेबलाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर इनका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से, इन कार्बन को छोड़ के बाकी हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, इसी को अरेनियम कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का याद रखेंगे, इंटरमीडिएट क्या होता है, अरेनियम कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज आरडीएस स्टेप, और यही हर एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रोफाइल बदल देंगे तो नाम बदल जाएगा, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोफाइल बदलते जाइए, प्रोसेस का नाम बदलता जाएगा, पर ऑल इन ऑल मैकेनिज्म आपका यही है आपके सामने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं हम लोग। अगर आरडीएस की बात करें तो दिस पार्ट इज आरडीएस, इतना ही आरडीएस है। और वो किस बात पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ आरडीएस। अगर हम लोग से कोई पूछे रेट ऑफ आरडीएस, आरडीएस, तो ठीक है, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग बात करें तो किस बात पर डिपेंड करता है, नो डाउट वो आरडीएस पे डिपेंड करता है। और आरडीएस किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका सबस्ट्रेट मतलब एरोमेटिक कंपाउंड,
ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ रहा है, तब तक ये रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि इन लोगों की एरोमेटिक होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है कि नहीं। नॉर्मल बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, इसलिए जो रेट ऑफ AES एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करता है। और इसलिए ऑर्डर अगर कोई हमसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा 2, आप भी बताइएगा 2। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी अगर कोई पूछेगा तो 2, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों। ये मॉलिक्यूलरिटी है, मोल नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब 2-2 होता है, ठीक है। चलिए एक और पार्ट को डिस्कस करते हैं। वो पार्ट क्या है, अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व वर्सेस एक प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये है पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आपने लिया हुआ था बेंजीन रिंग अलोंग विद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, फिर उसके बाद धीरे 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 पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, पोलराइज होने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे ना पाई बॉन्ड टूटा होगा ना कंप्लीटली बना होगा, उसके बाद अरेनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट कौन सा, जहां पे H निकल के जा रहा होगा और फाइनली प्रोडक्ट बन चुका होगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका होगा, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका होगा और साथ में H+ निकल के चला गया होगा। वो किसके साथ गया होगा वो अलग बात है, हम लोग ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पर H+ निकल के जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ फाइनली मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा लग रहा है कि H+ को हटा के E+ जुड़ गया है, एक इलेक्ट्रोफाइल E+ आया, H+ को हटाया, सब्स्टिट्यूट किया और जुड़ गया। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व। दिस इज अरेनियम कॉम्प्लेक्स, दिस इज अरेनियम कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। आप समझ रहे हैं ये कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट उसका बना है जब पाई बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा नहीं है, टूट रहा है। और दूसरा वाला ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बना है कि जब सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन वाला टूट रहा है, हाइड्रोजन गया नहीं है, पाई बॉन्ड बनने वाला है। ये 2 तरह का ट्रांजिशन स्टेट है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसका, ठीक बात है, ओके। अब जरा मेन पार्ट पे बात करते हैं हम लोग। मेन पार्ट क्या है कि जब हमसे पूछा जाएगा कि कंपेयर किसका ज्यादा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, किसका कम होगा, दिस इज मेन पार्ट। और इसी से सवाल काफी आए हुए हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ AES, चलिए मैं इसको फ्रेश लिखता हूं, रेट ऑफ AES, रेट ऑफ AES एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ AES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जरा सोचिए कि RDS स्टेप में बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इसमें RDS स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का वो बेंजीन के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब दूसरे भाषा में कि RDS स्टेप में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग की जरूरत पड़ रही है। एरोमेटिक रिंग को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराना है। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव नहीं करेगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, RDS आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेट। बिल्कुल सही बात है कि रेट ऑफ AES शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग। जिस रिंग पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरी चीज कि नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों बातों पे ये सारा बात डिपेंड करता है, ये पूरा रेट डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि बेंजीन का तो ठीक है, जो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने का टेंडेंसी है, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लग जाए, और ग्रुप कई तरह के होते हैं, मेनली हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विथड्रॉइंग क्या होता है, डोनेटिंग में पहले बात करते हैं हम लोग।
डोनेटिंग क्या क्या हो सकता है? ऐसा कोई ग्रुप जो मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा हो प्लस, या हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा हो प्लस वाला, या प्लस आई इफेक्ट लगा रहा हो, ऐसा कोई ग्रुप लग गया जो इनमें से कुछ कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है। या अगर कोई इस तरह का ग्रुप लग जाए, इस तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे वो -m लगा रहा हो, -h लगा रहा हो, या -i लगा रहा हो, ये सारे लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले जाते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब इसके लिए आपको इस ग्रुप का नेचर पता होना चाहिए कि किस तरह का नेचर ये ग्रुप शो करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। मतलब अगर OH लग जा रहा है तो वो +m -i लगाएगा, NO2 लग जा रहा है -m -i लगाएगा। आपको ये सीरीज पता होना चाहिए, तो एक बार उसको भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब ये इस रिंग को इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना है इस रिंग को। तो अगर यहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई होगी, तो डोनेट करना, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देख के डोनेट करके इलेक्ट्रोफाइल को खींचना आसान होगा। मतलब ये जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके रिंग के ऊपर ग्रुप का नेचर कैसा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रेट ऑफ AES फास्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेट ऑफ AES स्लो होगा। समझ में आ रही बात? अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे JEE मेंस के क्वेश्चन 2024 के पूछे गए हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। पर एक और बात कि अगर ये +m इफेक्ट शो करेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये +m इफेक्ट शो करेगा तो इसके ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। समझ में आ रही बात? और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पे ही प्लस चार्ज आएगा, और पैरा पे ही प्लस चार्ज भी आएगा। अब आप समझिए कि जब कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा और उसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां आके जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ऑर्थो और पैरा पे आके जुड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। समझ में आ रही बात? और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा के रखा है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा के रखा है। मतलब कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना चाहेगा तो वो मेटा पे आके जुड़ेगा, है कि नहीं? तो अभी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं मिला है, जैसे कि ये इसका अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाए तो कौन से पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। पोजीशन अलग अलग करके इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया गया, ऑप्शन बना दिया गया, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ईजी होते हैं। इनफैक्ट जितना एफर्ट आपको ये बताने में लगेगा कि इसका रेट फास्ट होगा, उतना ही एफर्ट या उससे कम एफर्ट में आप ये भी बता सकते हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाएगा तो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। बेसिकली आपको ग्रुप का नेचर पता होना चाहिए, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लियर है ये बात? तो आइए देर न करते हुए ये जो आए हुए क्वेश्चन है इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे 2024 के क्वेश्चन है, पहला सवाल कि द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अबव कंपाउंड्स। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका फास्ट होगा किसका स्लो होगा उसको अरेंज करना है। तो आइए, ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप लगा है, ये +H इफेक्ट शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। +H इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। ये +M इफेक्ट शो करता है और ये -I इफेक्ट शो करेगा, है ना, -I इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए पावर क्या होता है, पावर मेसोमेरिक का सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव का पावर होता है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये ज्यादा डोनेट करेगा क्योंकि मेसोमेरिक का पावर ज्यादा है। जब ये ज्यादा डोनेट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन रिंग में बहुत ज्यादा आ चुका है, ये कम डोनेट करेगा उससे तो कम आया है, ये कुछ नहीं करेगा, जो जितना है इसके पास वही है, और ये तो उल्टा भी ड्रॉ कर रहा है। तो आपके सामने आंसर एकदम क्लियरली दिखने लग रहा होगा कि मेसोमेरिक से जो दे रहा है वो सबसे ज्यादा दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इसलिए रेट ऑफ AES फास्ट होगा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है, उसके बाद चलो कुछ दे तो नहीं रहा है लेकिन विड्रॉ भी नहीं कर रहा है दूसरा, और सबसे लास्ट में चौथा, ये तो इलेक्ट्रॉन जो था पहले से
वो भी निकाल रहा है ना, वो भी कम कर रहा है। इसलिए 3, 1, 2, 4 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following compound will most easily be attracted by an electrophile? एकदम वही सवाल है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा सबसे ज्यादा? तो भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसी को तो न्यूक्लियोफाइल, उसी को तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा। तो आइए देखते हैं, ये क्लोरीन है, इसका नेट विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। नेट इफेक्ट जो होता है इसका विड्रॉइंग है, ये विड्रॉ करता है, नेट विड्रॉइंग होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा प्लस एम, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो हम पता है कि प्लस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पर इस केस में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा और यहाँ तो विड्रॉ होगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे ज्यादा किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मेसोमेरिक पावर सबसे ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा, इसलिए बी कंपाउंड जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में, और इसलिए रेट ऑफ एईएस सबसे ज्यादा होगा। इसका करेक्ट आंसर शुड बी बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? तो देखिए रिंग है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस एच, ये विड्रॉइंग इफेक्ट है, नेट इफेक्ट विड्रॉइंग होता है। ये मैं इसलिए विड्रॉइंग लिख रहा हूं इसमें क्योंकि ये प्लस एम भी शो करता है, माइनस आई भी शो करता है, और इसका माइनस आई डोमिनेट करता है, इसलिए नेट विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। और ये भाई साहब तो माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट शो करते हैं, है ना, ये प्लस एच और प्लस आई दोनों इफेक्ट शो करता है। तो आइए देखते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा सप्लाई होगा वो रेट ऑफ उसका एईएस फास्ट होगा। तो बी में देखो सप्लाई हो रहा है, ए में सप्लाई नहीं हो रहा लेकिन विड्रॉ भी नहीं हो रहा है, सी में वीकली विड्रॉ हो रहा है, और डी में सबसे ज्यादा विड्रॉ हो रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एईएस विल बी बी ए सी डी। बी ए सी डी, करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर, और इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन के लिए होता है NO2+। तो काफी पहले ये भी पूछा जाता था कि कौन से प्रोसेस में सल्फोनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्लोरीनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको नाम दे दिया गया कंपाउंड का, मतलब कंपाउंड्स भी आपको पता होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला कंपाउंड है पैराजाइलिन। जाइलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर 2 मिथाइल लग जाने को जाइलिन बोलते हैं। अगर वो दोनों ऑर्थो पे है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, एंड पैरा पे है तो पैराजाइलिन। ब्रोमोबेंजीन तो बेहद आसान है, ब्रोमोबेंजीन भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद मेसिटिलीन। मेसिटिलीन बेंजीन के ऊपर 3 मिथाइल को मेसिटिलीन बोलते हैं। CH3 और CH3 सब एक दूसरे के मेटा पे होता है, इसको मेसिटिलीन बोलते हैं। नाइट्रोबेंजीन भी हम लोग जानते हैं, बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाए तो उसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। और लास्ट है बेंजीन, ठीक है, लास्ट है बेंजीन। और इनका लेफ्ट टू राइट नाम है A, B, C और D, और लास्ट में E। अब पूछा गया है कि नाइट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल है एक तरीके से, नाइट्रेशन का नाम बस इसलिए लिख दिया गया है कि आपको यह भी पता रहे कि नाइट्रेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? तो आइए नेट देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये प्लस एच इफेक्ट, ये भी प्लस एच इफेक्ट, 2 लोग प्लस एच इफेक्ट, और प्लस आई भी है नो डाउट, प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई। ये नेट प्लस एम तो है लेकिन अभी भी ये नेट विथड्रॉइंग हैलोजन सारे विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं, विथड्रॉइंग। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस एच प्लस आई, यहाँ भी प्लस एच प्लस आई, और यहाँ भी प्लस एच प्लस आई। ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट यहाँ पर तो लास्ट में कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ किया जा रहा है, सबसे ज्यादा किया जा रहा है सी में, ठीक है, मुझे आंसर दिखने लगा। उसके बाद
उसके बाद सबसे ज़्यादा के सी में किया जा रहा है, उसके बाद ए में किया जा रहा है, तो सी के बाद ए होना चाहिए। हमसे डिक्रीजिंग पूछा है, मैं पलट दूंगा लास्ट में आके, सी के जस्ट बाद ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए बाकी सब में विड्रॉ किया जा रहा है, ई में कुछ नहीं किया जा रहा है, मैं ई लिख दूंगा। उसके बाद जहाँ पे कम विड्रॉ किया जा रहा है बी, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन बच गया आपका डी, तो इसको उल्टा कर देंगे, हमारा आंसर होगा डी बी। उल्टा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कराना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे खराब डी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ई का, और फिर ए, और लास्ट में यानी सबसे ज्यादा सी का। तो यही करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए और मिला लेंगे डी बी ई ए सी, डी 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 बी ई ए सी, करेक्ट आंसर इज दिस। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान और छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको थोड़ी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आप फिर से इस टॉपिक को देखिए, इससे आए हुए क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और उम्मीद लगाइए अपने आप से, अपने आप को दिलासा दीजिए कि भाई आप आने वाले क्वेश्चंस इसी टॉपिक वाले कभी भी गलत अब नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।